तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी बेहतरीन ढंग से अपने तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो भाई जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर लगातार आपको वीडियोस दी जा रही है, ठीक है, और आपकी समस्याओं का हल लगातार इस चैनल पर किया जा रहा है। तो अगर आपने भूलवश अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर प्लीज़ इसको पहले सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यारों के बीच शेयर इसको ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है भाई, तो जैसा कि आपको हम कल वादा किए थे कि भाई आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपके मैथ के पेपर का। ठीक है, कि आपको एग्जाम हॉल में मैथ के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है उसके बारे में आपको आज हम इस बताएंगे। क्योंकि भाई मैथ के क्वेश्चन को हल करने में थोड़ा बाकी क्वेश्चन के मुकाबले थोड़ा टाइम तो लगता है, इसलिए आज इसमें हम 100 प्रश्न तो हल नहीं करेंगे बल्कि 50 प्रश्न को ही देखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर एक वीडियो और आएगी जिसमें आपको फिर से 50 क्वेश्चन का सेट दिया जाएगा, क्योंकि भाई इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो देखो भाई एक बात मैं फिर से आपको पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि भाई देखो मैथ का जो क्वेश्चन होता है भाई, इसमें अगर आपको सारे प्रश्न हल करने हैं एग्जाम हॉल में तो इसके लिए आपके पूरी तरह से आपका जो फॉर्मूलेज आपको याद होने होंगे, सारी थ्योरी आपका क्लियर होना चाहिए। बात बुझा रहा है, तो जाके आपसे क्वेश्चन हल होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा सेम टू सेम वही क्वेश्चन में आएगा, तो भाई ऐसा कम होता है। क्योंकि भाई मैथ में जो होता है भाई इसमें संख्याएं होती है और संख्याएं बदलती रहती है। बात बुझा रहा है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है सही ढंग से कॉन्सेप्ट, तो भाई तब जाके आपके सारे क्वेश्चन आंसर बनेंगे। ठीक है, तो भाई मैं उम्मीद यही करके चलूँगा कि भाई आप सारे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर ही होंगे। ठीक है, बस आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे जो क्वेश्चन अधिक बार बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम देखेंगे, और बनाने का तरीका हमारा अप्रोच किया हुआ एग्जाम हॉल में उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए भाई वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम कर देते हैं शुरू। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा भाई पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 गणित के लिए महत्वपूर्ण 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, पहला ही प्रश्न काफ़ी आसान सा प्रश्न है भाई, और मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, सुन लीजिएगा ध्यान से। कि देखो भाज्य संख्या बेसिकली हम वैसी संख्या को कहते हैं जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होनी चाहिए, उसको कहते हैं भाज्य। और अभाज्य का मतलब होता है जिसके मात्र 2 ही गुणनखंड हो, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो भाई अगर इस प्रश्न को अगर आप देखिएगा, पहला प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा अभाज्य संख्या। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है। जैसे आप 15 को हम देखेंगे तो भाई 15, तो 15 जो आपका चुकी है भाई, ये 15 जो यहाँ पर आपका होगा ये किस किस संख्या से कटेगा। तो भाई 15 जो आपका होगा ये एक भी है इसका क्या गुणनखंड है, और ये 3 से भी कटेगा, और ये 5 से भी कटेगा, और ये 15 से भी कटेगा। तो भाई इसके कितने गुणनखंड, इसकी गुणनखंडों की संख्या है 4। तो इसीलिए 15 आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा, 75 भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपके सामने ऑप्शन नंबर जो बी है 23, चूँकि इस संख्या के ही मात्र 2 गुणनखंड है, 1 और 23, चूँकि इस दोनों के अलावा बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे थोड़ा आज, उसके बाद बाकी के अगले क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी काफ़ी आसान है। कहा गया है कि पाई/2 क्या है। तो भाई देखो, चूँकि आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और अगर हम किसी अपरिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या में अगर हम किसी परिमेय संख्या से गुना करें, भाग करें, जोड़ करें, घटाव करें, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होता है। तो एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, थोड़ा सा तेज़ी में हम देखेंगे, जिस क्वेश्चन में कम समझाने की ज़रूरत है तो भाई उसमें हम कोशिश करेंगे थोड़ा कम उस पर बात हो। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। कहा गया द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक क्या होंगे। तो भाई इसका अगर आपको शून्यक बनाना हो कि कैसा शून्यक होगा, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि भाई इसको किस तरह से बनाना है। जैसे आपको ध्यान से देखना है कि भाई इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखिए भाई इसको सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका ये है, मिनट, जैसे यहाँ पर आपको लिखा हुआ है x² - 3, शून्यक ज्ञात करने के लिए बराबर में हम 0 देते हैं, तो 0 लिख देना है। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर ये x² है, इसको इस तरह से लिख देना है, बराबर की तरफ बराबर, 0 है तो 0, प्लस उधर माइनस का 3 है, इधर हो जाएगा ये प्लस का 3, और ये x² बराबर चूँकि आपका क्या हो जाएगा 3। और चूँकि भाई आप जानते हैं किसी संख्या से जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो उसके बगल वाले संख्या के ऊपर रूट चढ़ जाता है, और आप ये भी जानते हैं कि कोई भी रूट वाला जो संख्या होता है
वो प्लस और माइनस दोनों रूप में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा +-√3, ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आशा करता है आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसी तरह से आपको एग्जाम हॉल में भी इसको दोस्तों हल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, हालांकि हमने आपको पोलिंग में भी आपको दिया था ये क्वेश्चन हमारे चैनल पर ही, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। देखो इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है, इसको आप रट ही लीजिए कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो 0 होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में, ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है, लेकिन भाई देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि भाई करते क्या है, उसको बहुत लंबा चौड़ा इसको खींच के बना देता है। भाई देखो आसान सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझना है, इसको हम शॉर्ट में कैसे बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है भाई, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि साइन थीटा का जो मान वो आपको दिया है 3/5, ठीक है। थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं लिख रहा है, फिर भी 3/5 दिया है। और भाई आप साइन थीटा का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है। साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, ठीक है। और आपको निकालना है कॉस थीटा का मान। तो भाई कॉस थीटा का जो फार्मूला भाई आपका होता है, कॉस थीटा का फार्मूला वो होता है B/H, यानी आपको B का मान चाहिए। क्योंकि भाई देखिए H का मान तो आपके पास है, सुनना भाई ध्यान से मेरे बात को, इससे आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। कॉस के फार्मूला में आपको H का मान चाहिए, नीचे H का मान कितना है 5, तो भाई यहाँ पर आपको लिखना है 5। अब यहाँ पर आपको B का मान निकालना है, तो भाई हम B का मान बाद में निकालेंगे, पहले हम देखते हैं कि किस संख्या के नीचे 5 है। इसमें 5 है, नहीं है, नहीं होगा। इसके नीचे 5 है, नहीं है, नहीं होगा। इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 5 है, नहीं है। सिर्फ ऐसी एक संख्या है जिसके नीचे एस में 5 आ रहा है, वो आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है। तो भाई हम बनाने की हो जाए, इसका सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। तो भाई आपको यही अप्रोच एग्जाम हॉल में अपनाना है। कोई आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना रहे कि भैया अलग से फिर बी का मान निकालेंगे, उसका मान निकालेंगे, बात बुझा रहा है। इस तरह से करने वाले बच्चे जो होते हैं भाई, अधिकतर क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में छोड़ के चलाते हैं, बात बुझा रहा है। तो आपको इस तरह का अप्रोच अपनाने है कि भाई आपको कम समय में ही ऑप्शन को देख के ही आप जल्दी से जल्दी टिक कर पाए, ठीक है। ये अप्रोच आपको हम सिखा रहे हैं इस वीडियो पर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई कम से कम वीडियो को भाई लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को, तो भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आगे हम बेस्ट अप्रोच आपके लिए मैथ को बनाने का हम लाते रहेंगे आगे भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है। तब ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। जो चक्रीय चतुर्भुज आपका होता है, सबसे पहला तो भाई चक्रीय चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि भाई कि ऐसा चतुर्भुज, ठीक है, जो कि भाई किसी वृत्त के परिता हो, उसको कहा जाता है चक्रीय चतुर्भुज। और इसका मान आपको याद रखना है कि जो इनका समूह कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको आप याद कर लीजिए। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है। ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है। इस सब देखिए ये सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, तो इसको आप याद ही कर लीजिए तो बेहतर है। तो किसी घटना की अधिकतम प्रायिकता 1 हो सकती है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है कि वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होता है, ठीक है। तो भाई वो आपका हो जाएगा 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 0। इसको भी आपको याद ही कर लेने हैं। एक्स देखिए वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक पूछे फिर भी 0, और एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक पूछे तो उसका भी आंसर 0 ही होगा। इसमें कोई खास इस क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान से में रखना है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई। देखिए इस क्वेश्चन को भी बनाने के मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूँ। जैसे क्या कहा गया है कि इसका आपको समांतर श्रेणी जो है, इस समांतर श्रेणी इसका आपको 10वां पद बताना है, ठीक है भाई। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, सुनना। इसको बनाने का अब तक का यूट्यूब पर सबसे शॉर्ट, सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, अच्छा हम 10वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट में, इसके बाद मैं आपको इसको फुल भी आपको बना के बताऊंगा। देखो 10वें पद को जैसे जो फार्मूला आपका होता है, फार्मूला में हम क्या लिखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस, अच्छा ए प्लस के बाद हम क्या लिखते हैं भाई, तो ए प्लस के बाद हम लिखते हैं n-1 इंटू हम क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा क्या n-1 यानी n का मान 10 दिया है, और 10 में से हम जैसे 1 घटाएंगे तो भाई यहाँ पर आपका मान कितना होगा 9। यानी भाई साफ पता इस बात से चलता है कि 9 इसका आंसर होगा। अच्छा चलिए इसको एक काम करते हैं भाई, इसको शॉर्ट तरीका से इसको छोड़ो, इसको मैं आपको नॉर्मल तरीका से बता देता हूँ, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आएगा बात। तो मैं इसको थोड़ा नॉर्मल में आपको बता दूँ। देखो भाई 10वां पद आपको निकालना है,
तो भाई देखो 10वां पद निकालने के लिए सीधा फार्मूला तो आप जानते हैं। देखो भाई एग्जाम में कोशिश करना है कि फार्मूला नहीं लिखना है, लेकिन भाई अब यहाँ पर हम फार्मूला नहीं लिखेंगे तो बहुत बच्चे नहीं समझेंगे, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला भाई आपका होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू में होता है D, ठीक है भाई। इंटू में क्या होता है, D होता है। उसके बाद ए का मान कौन होता है, तो भाई जो पहला आपका होता है इसमें, जो पहला आपको दिख रहा है इसको कहा जाता है ए का मान। तो ए का मान कितना दिया है 2, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 2, प्लस है तो प्लस N-1, एन का मान आपको दिया जो 10वां पद है यही आपका एन का मान है। तो 10 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 9, सीधा आपको लिखना है। डी कैसे निकालेंगे, तो भाई इस सेकंड वाले पद से जब हम फर्स्ट वाले पद को घटा देते हैं तो हमें डी का मान मिलता है, यानी 7 में से 2 चल जाएगा तो 5, सीधा लिखना है भाई। ऐसा नहीं कि बच्चों के तरह के लिखे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। 2 है तो 2, 9 से 5 में गुना करेंगे, 9 5 आपका हो जाएगा 45, ठीक है भाई। और 45 और 2 जैसे को हम दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा पर 47, यानी ऑप्शन नंबर जो भी आपको दिख रहा है बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके सामने 10 कि 2 sin स्क्वायर ए प्लस 2 cos स्क्वायर ए किसके बराबर है। तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन भाई अगर आपकी वीडियो क्वालिटी आपके मोबाइल में उतनी अच्छी नहीं दिखा रही हो तो भाई थोड़ा सा इसको वीडियो क्वालिटी को आप थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। इसको थोड़ा आप 720 या 1080 पे इसको आप देखें तो थोड़ा आपको अच्छा इसमें दिखेगा, ठीक है। चलिए तो इसका जो है इसको चलिए हम इसको हल करेंगे भाई। इसका सही अप्रोच मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए एग्जाम हॉल में चूंकि आपको दोबारा इस क्वेश्चन को लिखना नहीं है, बात बुझा रहा है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो भाई ये ऑलरेडी चूंकि भाई आपका लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट इसको कैसे हल करना है इसको देखो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में हल करना है। जैसे 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, दोनों जगह पर 2 है। तो भाई हम दोनों जगह पर 2 है तो 2 को हम ले लेंगे कॉमन। आपके पास बचा क्या है अंदर, तो भाई आपके पास अंदर जो बच जाएगा वो बच जाएगा यहाँ पर sin स्क्वायर ए प्लस आपके पास यहाँ पर बच जाएगा cos स्क्वायर ए। हाँ तो इसको हम लिख सकते हैं, दोनों जगह पर 2 है तो 2 को कॉमन ले लेना है। उसके बाद अंदर बचेगा क्या sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। 2 है तो 2 और sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए बराबर हो जाता है 1, तो इसको लिख देंगे हम 1। तो 2 है 2 और कोष्ट के बाहर कुछ नहीं है तो 1 छुपा रहता है, 1 का 1 और 2 और 1 में हम गुना करेंगे, आपका आ जाएगा 2। एक आसान सा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा करते आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारी स्क्रीन पर जो है आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11। एक आसान सा क्वेश्चन है, आपको इस बार एक फार्मूला ही पूछ दिया गया है, ठीक है। चलिए तो फार्मूला में वो कहा गया कि भाई वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो भाई इतना आसान सा क्वेश्चन है, हम उम्मीद करते हैं कि भाई इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, क्योंकि भाई इसको बनाने का कोई तुक बनता नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर आपके पास है 12। तो 12 नंबर में क्या कहा गया भाई, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सारे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर जो 12 है भाई इसको हल करने वाला नहीं, इसको आपको डायरेक्ट याद करना है कि संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं। तो भाई संचयी बारंबारता वक्र को हम तुरंत कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए भाई जिसमें टाइम नहीं लेने वाला क्वेश्चन हम डायरेक्ट उसी को बनाएंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो भाई सिंपल सा बात है, जब भी आपको इस तरह के सवाल पूछे तो 2 समरूप त्रिभुज का आपको भुजा कुछ भी दिया रहे, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछ दे, तो भाई सिंपल सा बात याद कर देना है, दोनों का स्क्वायर कर देना, वही आपका आंसर होगा। जैसे 4 का स्क्वायर होगा 16 और 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 16:81 जिसमें ऑप्शन में होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सारे आसान क्वेश्चन है, आपको उतना समय इसमें नहीं लेना है। अब क्वेश्चन नंबर ये tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो ये सारे आसान क्वेश्चन है, हालांकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी मान होते हैं सारे आपको याद होने चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास समय कम है तो भाई याद जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 होता है, ठीक है। आगे अब भाई एक आसान सा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण में जो विभक्तर होता है डी बराबर, आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा, आसान सा क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं। डी बराबर आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो भाई ये भी फिर से एक आसान सा क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, ठीक है।
तो भाई सबसे पहला चीज़ मैं आपको इसको भी सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका बताता हूँ, सुनना ध्यान से। आसान सा तरीका नहीं, मतलब नॉर्मल ही तरीका है कि देखो 5 प्राकृतिक संख्या का मतलब जो 1 से शुरू होता है। तो भाई आपको लिखना है 1, ठीक है, प्लस 2 प्लस 1 मिनट। देखो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या, वो तो आपको जानते होंगे प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है। और चूंकि माध्य का जो फॉर्मूला होता है, माध्य का मतलब होता है कि भाई जो सारी संख्याओं को योग और जितनी संख्या होगी उससे उसको भाग दे देना है। तो 5 प्राकृतिक संख्या पहले आपको लिख लेना है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, 3 है, उसके बाद प्लस 4 है और प्लस 5 है। तो सारी संख्या को जोड़ना है और चूंकि 5 संख्या जितनी संख्याएं होगी उससे उसको भाग दे देना होता है, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए एक बार। 1 और 2 को हम जोड़ेंगे, कितना जगह बाहर 3, 3 3 6, 6 4 10 और 5 15, यानी जो 15 होगा इस 15 को आपको इस 5 से भाग देना होगा। तो 5 से हम काटेंगे तो 5 या 15, यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका बी वो जगह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इसको याद रखना है। ये भी एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण में चर की घात कितनी होती है। तो भाई देखो रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिसका पावर 1 हो, द्विघात का मतलब जिसका पावर 2 हो, त्रिघात का मतलब जिसका पावर 3 हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। आगे बढ़ते हैं। एक फिर से एक आसान सा क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि भाई सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो भाई ये तो फार्मूला ही है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप सब कोई जानते होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। भाई अब तक आपने वीडियो देख रहे हैं, आप इतना देर से वीडियो देख रहे हैं भाई, अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो भाई प्लीज़ कर दे। इतनी मेहनत के लिए भाई बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए पीछे हमें बात बुझा रहा है भाई। तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, दोस्तों यारों के बीच भी इसको शेयर कीजिए, उनको भी कहिए, ठीक है। आप हमारे लिए अगर इतना कर पा रहे हैं भाई तो मैं आपके लिए आगे जो भी आपकी दिक्कतें होगी सारी दिक्कतों पर आपको वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड आपको की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन आपका 19 में कहा गया किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो भाई एक आसान सा क्वेश्चन है, इसको भाई आपको याद रखना है कि भाई अगर देखो कोई एक वृत्त है, यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं, आपके पास एक वृत्त है और भाई आपको कहा गया है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर आप अधिकतम से अधिकतम 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। भाई उससे ज़्यादा अगर आप खींचते हैं तो भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपस में काट देगा। तो भाई ये 2 ही रेखाएं खींची जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर जिसका जो है बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखना है, अब ये आपको बताना है 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो भाई देखो दशमलव प्रसार बेसिकली आपको 2 तरह के हम इसको बताते हैं आपको। एक देखो, एक होता है शांत, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है अशांत अनावर्ती, ठीक है। तो भाई देखो आपको बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा या शांत होगा या आसान। तो भाई देखो सिंपल सा एक बात आपको याद रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना उस बात को। देखो अगर शांत अशांत चेक करने के लिए सबसे पहला तरीका यही है कि जो भी संख्या आपको बट्टे में दी गई है पहले उसको आप काटो, कटने वाला है तो। लेकिन चूंकि 17/8 भाई ये जो संख्या आपको दिख रहा है भाई अभी ये कटने वाला संख्या ही, ये आपका जो है ये कटने वाला संख्या नहीं है। ये जो संख्या आपको दिख रहा है कटने वाला नहीं है। तो कटने वाला जब नहीं रहता है तो भाई जो नीचे वाला जो आपका इसको जो हर में जो संख्या रहता है इसको आपको तोड़ना है। तो हर वाले संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 गुने 2 गुने और 2, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो याद रखना जब भी हर को तोड़ने पर उसका गुणनखंड 2 के घात का हो या 2 और 5 के घात का हो या सिर्फ 2 के घात का हो या सिर्फ 5 के घात का हो, ठीक है, तो वो शांत होगा। और इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आ जाए तो वो अशांत होता है। जैसे मान के चलो कि भाई यहाँ पर एक 3 आ जाता, 7 आ जाता, 11 आ जाता, तो ये अशांत हो जाता। बात बुझा रहा है। तो अगर सिर्फ किसी संख्या का जो हर होता है उसका हर अगर सिर्फ 2 के घात का हो या 5 के घात का हो या दोनों के घात का हो तो वो शांत होता है। इसके अलावा दुनिया का कोई संख्या यहाँ पर आ जाए तो वो अशांत होता है। इस बात को आप कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा तो भाई एक अच्छा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका शांत, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए भाई हम फटाफट देखते हैं आपका अगले क्वेश्चन को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर पर आपके सामने 21 है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कहा आपको बताना है कि भाई ये जो बिंदु 4 - 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। ये किस चतुर्थांश में स्थित आपको ये बताना है। तो भाई सबसे पहला चीज आपको पता होना चाहिए कि चतुर्थांश 4 होता है। पहले चतुर्थांश में चूंकि आपका जो संख्या होता है वो होता है 2 संख्या जो भी होगी वो प्लस प्लस का होता है। दूसरे चतुर्थांश में आपका जो होगा यहाँ पर बेसिकली आपका होता है माइनस प्लस का। तृतीय चतुर्थांश में जो संख्या होती है वो माइनस माइनस का होता है। और चतुर्थांश में जो संख्या होती है वो प्लस माइनस का होता है। तो ये जो संख्या ये प्लस माइनस वाला ही है, यानी इस चतुर्थांश में आपका आएगा चौथा में। इसका जो आंसर होगा चतुर्थांश
आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। गोले के आयतन का सूत्र आपको बताना है। तो भाई गोले के आयतन का सूत्र बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो भाई मैं आपको कहूँगा कि भाई इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ही दे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यदि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बताने लायक है, अच्छा क्वेश्चन, हम इसको आपको बताता हूँ, सुनना ध्यान से। कहा गया किसी वृत्त की परिधि और किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो त्रिज्या क्या होगा। देखो आसान सा क्वेश्चन, सुनना भाई मेरे बात को ध्यान से। इसको हम हल करते, इसका देखना किस तरह से हल होता है। तो देखो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त का परिधि होता है 2πr, ठीक है। बराबर में कहा गया है कि वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, तो दोनों को हम इक्वल यानी बराबर कर रहे हैं। और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है भाई वो होता है πr², दोनों को हमने बराबर कर दिया। अच्छा, जैसे भाई हमने यहाँ पर बराबर किया तो भाई चूंकि यहाँ से 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, और चूंकि यहाँ पर 1 आर है, यहाँ पर 2 आर है, तो भाई 1 आर को यहाँ पर काट देगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 2, और यहाँ पर चूंकि 1 आर कट चुका है तो बचेगा 1 ही आर, और आपसे आर का ही मान पूछा गया था यानी त्रिज्या का ही, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था भाई, ठीक है। देखिए भाई अगर आपको वीडियो ये मैथ बनाने का अप्रोच अगर आपको अच्छा लग रहा हो भाई, ठीक है, तो वीडियो को भाई वही मैं आपको क्या कहूँगा भाई, आपको थोड़ा सा इसको लाइक जरूर से कर देना है वीडियो को, ठीक है। देखो 24 नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आपको कहा गया है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। एक आसान सा क्वेश्चन है भाई, उम्मीद आपसे होगी, कमेंट में आप इसका आंसर जरूर से दीजिएगा, ठीक है। नहीं भाई आता होगा तो भाई जरूर से इसको पूछ लीजिएगा, बता देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो भाई निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसको देखो ये रटने लायक क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक रहेगा। आगे कहा गया बहुपद इतने के मूलों का योग ज्ञात करना है। क्या बताना है भाई, मूलों का योग। तो भाई हम ये मान के चलते हैं कि भाई मूलों का योग का फॉर्मूला आपको याद होगा। देखो भाई मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई मैथ में जितना जल्दी आप चीज़ों को सीखेगा अच्छा रहता है। देखो मूलों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b, तो b का भाई मान आपको देखना है, b क्या है, तो भाई b यहाँ पर आपका है 4, ये आपका a का मान होता है, ये b का मान और ये c का मान। तो भाई यहाँ पर चूंकि जो b का मान है, ये वाला b का मान -4 ये ऑलरेडी है, और इसके पास भी माइनस है, तो भाई माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर सीधा ये कर देगा +4, और a का मान चूंकि कुछ नहीं रहता तो यहाँ पर 1 छिपा रहता है, तो भाई 1, तो 1 से जैसे हम 4 में भाग देंगे भाई 4 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए बहुत तो बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर -4 दोनों को लिखते, तो भाई देखो एग्जाम हॉल में लिखना नहीं है, उस सब टाइम का बर्बादी है। आपको सीधे माइनस माइनस कैंसिल आउट करके प्लस लिख के सीधा आपका आंसर उड़ा देना है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन तेजी में हम देखते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कहा गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस थीटा के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। तेजी में इस सब क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, जो बनाने लायक है भाई उस पर थोड़ा सा हम टाइम देते हैं, बाकी जिस पर टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है उस पर फालतू में समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके भाई, बाकी चैनलों की तरह इसमें हम ऐसा नहीं आपको सारा टाइम इसी में गवा दे, ठीक है, और जल्दी जल्दी हम करेंगे। और क्वेश्चनों को बनाने का सबसे शॉर्ट तरीका आपको आप इस चैनल पर बताया जा रहा है भाई, ठीक है। थोड़ा आपको इस बात पर थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो भाई अभी तक लाइक इसको कर दीजिए, ठीक है भाई, क्योंकि भाई मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना, आप मदद कर पाइएगा, आप भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी सपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 22/7 कौन सी संख्या है, तो भाई आपको बताया गया है कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं तरह q का मान नहीं 0 नहीं होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होनी चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय कहते हैं। आप इतनी बात जानते होंगे क्योंकि अभी आपका एग्जाम सामने है, तो हम ये उम्मीद करके चलते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो संबंध है मध्यक और बहुलक के बीच कौन सा संबंध सही है, ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। तो भाई ये भी जो है आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। और जो 29 जो होगा 29 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। इसको आपको याद कर लेना, एक फार्मूला है ये, ठीक है। इससे इन तीनों संख्याओं के बीच यानी इन तीनों मानों के बीच आप संबंध बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो भाई जो cos 60 डिग्री का मान होता है वो 1/2 होता है। इस सब क्वेश्चन पर सीधा आपको याद होनी चाहिए ताकि एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत ना हो। अगला आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31 है।
ये एक आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। एक लुल्ल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है भाई, इसका क्या पता है, ठीक है। आगे कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इसमें आपको बताना है द्विघात समीकरण में विभक्त कर आपको क्या है, यानी इसमें बेसिकली आपको डी का मान बताना है। चलिए भाई इसको भी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। तो भाई देखिए डी का मान बताने के लिए जो फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं बी। तो भाई बी का मान आपके यहाँ पर दिया है -5, तो भाई बी का मान यहाँ पर हम लिख देंगे -5। चूँकि इसका होल स्क्वायर किया गया तो कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस का -4 है तो 4। चूँकि चर अचर के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है तो भाई हम गुना देते हैं, ठीक है। ए का मान क्या है, तो ए का मान कुछ नहीं है तो 1 रहता है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1। सी का मान क्या है 4, तो हम लिख देंगे भाई 4। चलिए इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो 5 का हम देखो -5 के स्क्वायर कीजिए चाहे +5 के स्क्वायर कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आएगा 25 ही। गुना है तो गुना 4 चौके 16, तो भाई 25 में से आपको 16 घटा देना तो आपका आ जाएगा आंसर 9। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आशा करते हैं आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 29 में। तो भाई यहाँ पर आपको tan स्क्वायर थीटा का मान बताना है, ठीक है। देखिए भाई बहुत बच्चे यहाँ पर जानते हैं भाई किसमें गलती करेगा। वो बच्चा क्या करेगा, इसमें उसको पूछेगा tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है, तो कहेगा कि भाई हम तो वो कहेगा कि भाई ये जो आपका होता है tan थीटा का मान याद करके गया होता है कि भाई √3 होता है, सही है। लेकिन भाई आपको tan थीटा नहीं tan स्क्वायर का पूछा है, तो स्क्वायर का पूछा है तो भाई इसको आपको क्या कर देना है स्क्वायर। तो चूंकि आप जानते हैं कि जब भी किसी संख्या रूट वाले संख्या का हम 2 बार गुना करते हैं तो वही संख्या खुद चलाता है, यानी √3 को हम गुना करेंगे तो इसका सिर्फ 3 आ जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा तेजी में देखते हैं भाई हम थोड़ा सा, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको याद करना था कि अर्धवृत्त का कोण होता है, तो भाई अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। थोड़ा सा तेजी में, क्योंकि सब क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है और हम चाहते हैं कि भाई कम समय में अगर क्वेश्चन हम ज़्यादा बना पा रहे तो भाई एक अच्छी बात है, ठीक है। बाकी चैनल की तरह भाई इसमें आपको समय उतना हम नहीं लेंगे, कंज्यूम नहीं करेंगे, जल्दी में ही निपटा देंगे। 35 में कहा गया भाई बाह्य स्पर्श करने वाले 2 वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो भाई 35 नंबर क्वेश्चन को जहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 3। 35 का हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये इसकी संख्या 3 होती है। इसको भी आपको थोड़ा सा देख लेना क्योंकि भाई 2 वृत्त है इसमें, ठीक है। अगला देखिए भाई जिस क्वेश्चन में टाइम नहीं लेना चाहिए उसमें टाइम लेने का कोई फायदा है भी नहीं। जिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको बताते हैं, कहा गया बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी क्या होगी। तो भाई हम ये मान के चलते हैं कि भाई अध्याय 7 में आपने दूरी सूत्र पढ़ा होगा और इस दूरी सूत्र के मुताबिक आपको ये बताया गया होगा दूरी सूत्र बराबर √अंडर, ठीक है, x1 माइनस x1 नहीं होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आपने भाई ये पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा तो उसमें आपको बताया गया इसमें x2 का मान कौन होता है, पहला वाला x1 दूसरा का वाला x2, ठीक है। यानी इसको हम कहेंगे इसमें इस मान को हम कहेंगे इसमें x2। तो x2 का मान भाई आपका कितना है, तो x2 का मान इसमें भाई आपका 4 है, तो 4 माइनस x1 का मान इसमें आपका ये वाला है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 2, तो 2 यहाँ पर हम लिख दिए 2 और इसको कर देना होल स्क्वायर माइनस का माइनस। y2 इसमें आपका 1 होता है तो हम लिख देंगे 1 माइनस का माइनस, और y1 जिसमें आपका दिया होता है y1 आपका होता है ये वाला 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 3 और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। इसको आप आगे करते हैं हम सॉल्व। तो 4 में से जैसे 2 जाएगा आपका आ जाएगा भाई 2 और 2 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, ठीक है, माइनस का माइनस। 1 में से भाई हम अगर हम 1 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा -2 और -2 का भी अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो भाई कितना आएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। और -2 का भी अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो भाई कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। 1 मिनट भाई इसको थोड़ा देखते कहीं पर इसमें गलती तो नहीं ना हुआ है 36 का इसमें। अच्छा इसमें आ जाएगा 2 का स्क्वायर करेंगे भाई 4 आएगा, 4 में से 4 घट जाएगा तो भाई इसे ऐसे तो इसका आंसर 0 आ रहा है। इसमें कहीं पर तो थोड़ा सा भाई मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम देखते हैं 1 मिनट कि कहाँ पर इसका आंसर में थोड़ा देखो भाई इसमें 2,3 है और 4 और 1 इसके बीच की दूरी आपको बताना है। देखो भाई इसको फार्मूला नहीं लिखते, इसको हम सीधा करते हैं सॉल्व, ठीक है, सीधा सॉल्व करते हैं। तो सीधा सॉल्व में क्या करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो भाई x2 माइनस x1। देखो भाई इसको डायरेक्ट बनाने का मैं आपको सीधा तरीका बता दूँ। x2 पहला वाला x1 होता है, दूसरा का वाला x2, y1 y2, ठीक है। अच्छा
तो x2 माइनस x1 का होता है होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x2 कौन है आपका इसमें भाई, आपका x2 है 4 माइनस x2 हो गया x1 कौन होता है भाई, x2 ही है, तो x1 आपका हो जाएगा 2, तो 2 का कर देंगे हम होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 इसमें आपका कौन है, तो y2 इसमें आपका 1 है माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उस तरह से इसको हम बनाएंगे आगे। एक मिनट भाई, इस पर थोड़ा सा सॉरी भाई, सॉरी, इसमें एक सीरीज सा मिस्टेक हो गया था भाई, इसमें हमको माइनस नहीं देना चाहिए था, प्लस देना चाहिए था। ठीक है, एक मिनट। तो भाई प्लस सिर्फ हमको देना था। जैसे देखो भाई, फार्मूला लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, सीधा आपको हम जिस तरह से बना रहे थे सीधा आपको उस तरह से बनाना है। जैसे x2 होता है, तो भाई x2 इसमें आपका 4 है। ठीक है, तो हम लिख देंगे 4 और माइनस x1 आप इसमें आपका चूँकि 2 है तो लिख देंगे 2, दोनों का कर देंगे हम होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर प्लस होता भाई, यहीं पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था। आगे y2 माइनस y1 इसमें आपका 1 होता है और y1 जो इसमें आपका है भाई वो आपका है इसमें 3, तो इसका कर देंगे यहाँ पर हम होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये जो हो जाएगा इसका अंदर रूट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद होगा क्या भाई, उसको जिस तरह से आपको हम बोले थे डायरेक्ट अब इसको आपको बनाना देगा। फार्मूला लिखने के पर कोई तुक नहीं बनता है। तो देखो 4 में से 2 चल जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो भाई सीधा आंसर इसका लिखना होगा आपको डायरेक्ट 4। प्लस है तो भाई सीधा प्लस कर दो, फिर वही 1 में से 3 घटाएंगे माइनस 2 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो भाई फिर से इसका आंसर आएगा 4 ही, और ये हो गया। ठीक है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो भाई 4 4 आ जाएगा आपका 16, और 16 का जो आप चूँकि जानते हैं भाई 16 का हम जैसे 16 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा इसका 4। हम ये मानते हैं कि आपको इसको निकालना आता होगा। ठीक है, और इस तरह से जो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर इसका 36 का। भाई आज दिमाग कहाँ काम कर रहा है भाई, थोड़ा सा 4 और 4 हम 16 कैसे कर दिए तरीके भाई, सॉरी थोड़ा सा। देखो 4 4 इसको जोड़िएगा तो भाई इसका 8 आएगा। ठीक है, और 8 को हम जैसे निकालेंगे इसका आ जाएगा 2√2। भाई हम सोच रहे थे कि हम इसको गुना कर दे रहे थे, गुना नहीं करना भाई, सिंपल सा बात है, जोड़ना था। 4 4 8 का निकालेंगे 2√2। ठीक है, सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा सिली मिस्टेक इसमें हुआ है, नॉर्मल सा लेकिन क्वेश्चन था। अच्छा चलिए भाई, बिना समय को गवाते फटाफट अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहा गया कि भाई इसका आपको माध्यिका बताना है 8 7 17 8 9 इसका माध्यिका। देखो भाई माध्यिका बताने के लिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सा याद रखना है। पहले संख्या को पहले भाई आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए। भाई बढ़ते क्रम में लिखना है, बिल्कुल पहला काम क्या करना है, संख्या को भाई बढ़ते क्रम में लिखो। जैसे सबसे बढ़ते क्रम के लिए भाई सबसे पहले छोटा संख्या इसमें से आपको देखना है कि कौन है, तो भाई इसमें सबसे छोटा संख्या आपको दिख रहा होगा इसमें। हाँ, तो भाई इसका देखो इस तरह से आपको लिख देना है। पहले बढ़ते क्रम में आपको कहा गया था कि भाई बढ़ते क्रम में आपको लिख देना है। ठीक है, बढ़ते क्रम इसको हमने लिख दिया यहाँ पर। तो बढ़ते क्रम में भाई यहाँ पर जैसे लिखा गया, जैसे कि 7 8 9 10 11, तो भाई आपको हम ये मान के चलते कि भाई आपको यहाँ पर बढ़ते क्रम में चीज़ों को लिखना आता होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिख देना है। देखो लिखने के बाद माध्यिका क्या होता है भाई, इसमें जो बीच का जो संख्या होगा आपको वही माध्यिका कहलाता है। तो भाई इसमें बीच में सबसे कौन है, तो भाई ये तो बताने की जरूरत नहीं है। इसमें बीच में आपका कौन है, एक मिनट, इसमें जो आपका बीच में है वो आपका भाई इसमें 10 है। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है भाई, चलिए बिना किसी देरी करते अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं तेजी में कि संचय बारंबारता वक्र को त्वरण भी कहते हैं, तो भाई बिल्कुल त्वरण कहते हैं, तो इसका आंसर ए बिल्कुल हो जाएगा सही। आगे भाई थोड़ा सा तेजी में इसको हम देखते हैं। फिर आपके यहाँ पर कहा गया कि अगर ए का मान 45 डिग्री हो तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान आपको बताना है। ठीक भाई, देखो इसको भी थोड़ा सा हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। जैसे तो भाई आप जैसे साइन ए का मान 45 डिग्री साइन में यहाँ पर आप रखिएगा तो इसका आपका हो जाएगा साइन 45। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भाई साइन, ये आपका हो जाएगा भाई साइन 45 डिग्री। प्लस है तो प्लस, कॉस को यहाँ पर हम लिख देंगे और कॉस का मान भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45। देखो तो भाई साइन 45 इसका मान कितना होता है, देखो साइन 45 हो चाहे कॉस 45 दोनों का मान 1/2 होता है, 1/√2 होता है। तो भाई दोनों को लिख दो 1/√2 प्लस 1/√2। जैसे दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो √2 का √2 आ जाएगा, और उसके बाद हम एक और एक यहाँ पर दोनों को जोड़ देंगे भाई सीधा कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2√2। अच्छा एक बात भाई आप सुनने, आपको हम ये उम्मीद करते चल के भाई इतना बात तो आपको पता होना चाहिए कि
चूँकि ऊपर वाला संख्या 2 है और नीचे आपका √2 है, जिसको हमको काटना है तो भाई कैसे काटेंगे। तो भाई हमको बस सिर्फ आप इतना बात बताइए कि क्या हम 2 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं इस तरह से √2 गुने √2, चूँकि इस तरह से फिर अगर दोनों गुना होगा तो फिर से आपका 2 आपका बन जाएगा, इसीलिए इसको हम 2 संख्याओं को रूट में लिख सकते हैं। और नीचे चूँकि आपका √2 यहाँ पर पहले से था ही तो इसको आपको लिख देना है। इससे होगा कि 1 √2 से 1 √2 कट जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ 1 √2, जिसका आंसर हो जाएगा √2, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर है ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ आपको इतना आया होगा। क्वेश्चन नंबर 40 एक आसान सा एकदम क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है कि भाई बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। एक आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में भाई आपको कहा गया है कि पी प्लस पी कॉमा ई का मान क्या होता है। तो भाई ये प्रायिकता में आपको पढ़ा गया है कि दोनों इक्वल होता है एक क्या, ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे क्वेश्चन नंबर 42 को भी आपको कमेंट में बताने का आसान सा क्वेश्चन है कि 1/√3 किसके बराबर होता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, इसको भी आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो कमेंट में आपको बताने के लिए इसलिए कहा जाता है कि भाई आपको कितना याद है चीज़ें, ये भी मायने रखता है। देखो क्वेश्चन इसको आपको इसका समुच्चय किसके बराबर होगा, तो एक आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको भाई बनाने का तरीका है, x² है तो इसको लिख दिया, माइनस है तो माइनस, 9 है तो 9, ठीक है। और उसके बाद बराबर में भाई अगर आपको 0 करना है, भाई यहाँ पर बराबर में 0 कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं बराबर में 0। चूँकि भाई आप जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन ऑलरेडी हम पीछे बना चुके हैं। 9 इधर माइनस में इधर आएगा तो भाई 0 के साथ ही आ जाएगा प्लस में, और ये x² बराबर होगा क्या, दोनों जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 9। चूँकि इसमें x में स्क्वायर लगा हुआ है तो x का स्क्वायर चल जाएगा इधर, रूट बन के आपको ये पता है। और चूँकि आप ये भी जानते हैं कि भाई √3 को 9 को अगर हम निकालेंगे रूट के बाहर से तो निकलेगा 3 में। और चूँकि अगर किसी भी संख्या को हम रूट से बाहर निकालते हैं तो वो प्लस माइनस दोनों में उसका मान आता है। तो आपको बताना है मतलब कि प्लस का 3 और माइनस का 3 किस ऑप्शन में है। तो भाई वो ऑप्शन नंबर आपका ए में है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन। नंबर 44 आपको कहा गया है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है। तो भाई वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है, ठीक है। जैसे आपका एक वृत्त है तो वृत्त में चूंकि आप जानते हैं कि भाई इसमें अनलिमिटेड क्या पाई जाती है, इसमें अनलिमिटेड इसमें जीवाएँ होती है, लेकिन जो सबसे बीच का जो होता है इसमें गैप सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे बड़ी होती है। और इसीलिए चूंकि इसको हम वृत्त का व्यास भी कहते हैं, बात बुझा रहा है, इसीलिए वृत्त का जो व्यास होता है उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है। भाई आगे बढ़ते तेजी में, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो भाई देखो द्विघात समीकरण का आपको परिभाषा क्या कहता है। द्विघात समीकरण का परिभाषा भाई आपको कहता है घात 2 होनी चाहिए। तो घात 2 होने चाहिए का मतलब होता है कि भाई घात जो हो वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और वो वास्तविक संख्या सिर्फ आपको कहाँ पर दिखेगी, इसी पर दिखेगी जिस पर आपको भाई यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसके जो पावर है ये, इसका भी पावर चूँकि यहाँ पर 1 छुपा है। ये सारी वास्तविक संख्या है, जैसा कि इसमें देखना बट्टे में होगा तो नहीं होगा, ठीक है। ये तो भाई पावर 3 ही हो गया तो नहीं होगा, ये रूट के अंदर आ गया तो भी ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए भाई हम सोच रहे, अब उम्मीद हम करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको थोड़ा सा वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए तो कर दे भाई। और भाई मैथ के सवाल में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, ठीक है। और देखो भाई हम तो बहुत ही कम समय ले रहे, आप दूसरे चैनल में जाके देखिए तो बेसिक बहुत ज़्यादा समय वहाँ पर लिया जाता है मैथ को बनाने में। आगे देखना, समानांतर श्रेणी इतने का 30वां पद आपको बताना है। देखो भाई बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है। देखो भाई जो पद 30वां पद जो कहा गया ना, यही आपका n का मान होता है, ठीक है। फार्मूला देखो भाई एग्जाम में बेहतर करना हो तो फार्मूला सबको याद रहता है भाई, आपको फार्मूला नहीं लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सीधा उड़ाना है। जैसे आप जानते हैं कि n बराबर होता है a, तो भाई a भी नहीं लिखना है, a का सीधा लिखो। a का मान कितना है, आप जानते हैं कि a का मान 10 है, सीधा लिखो 10, ठीक है। प्लस n-1 होता है, n-1 लिखेंगे नहीं। n का मान सीधा कितना है 30 है, 30 में से घटाएंगे भाई सीधा आएगा 29, तो भाई सीधा 29 लिखो, ठीक है। इंटू d होता है, d कैसे आएगा, तो भाई 7 में से जैसे हम 10 को घटाएंगे -3 में आ जाएगा आपका d, तो आपका ये होगा d का मान। क्लियर। आगे देखो भाई 10 का 10 प्लस है तो भाई क्या कर देंगे यहाँ पर, प्लस है तो भाई यहाँ पर हम कर देंगे प्लस, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम गुना करेंगे 3 से 29 में तो माइनस में कुछ मान आएगा, जैसे 3 और 27 के साथ 3 दूनी 6 2 8, ठीक है 87। तो प्लस माइनस बना लेगा माइनस, और 87 से 10 जब चल जाएगा तो आ जाएगा -77। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था भाई। ये परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा है, ये ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट में बता देना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है एकदम। आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका सामने 48। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कहा गया है कि भाई मूल बिंदु से इसकी दूरी आपको बताना है। तो भाई देखो
हम ये मान के चलते हैं कि भाई अभी आप लोग जितने भी बच्चे आप देख रहे होंगे वीडियो को, सबको मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला पता होगा कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। लेकिन भाई यहाँ पर जो अच्छे बच्चे होंगे, जो टॉपर बच्चे होते हैं भाई, वहाँ पर इसको फॉर्मूला नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्टिव में, उसको भाई सीधा बनाओ। ऑब्जेक्टिव में एक्स स्क्वायर तो भाई सीधा एक्स का मान कितना है, पहला वाला एक्स का मान होता है, दूसरा वाला वाई का मान। तो भाई एक्स का मान 3 है, 3 का सीधा स्क्वायर करो 9, 4 का सीधा स्क्वायर करो 16, दोनों को जोड़ने कितना आएगा 25। अब 25 चूँकि संख्या के ऊपर रूट रहता है, 25 को जैसे तोड़ेंगे आ जाएगा 5। तो भाई सीधा इसका आंसर ठोक दो सी नंबर। बात बुझा रहा है। अब यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे, दूरी सूत्र लिखेंगे, बैठाएंगे, स्क्वायर करेंगे। भाई उतना स्टेप नहीं करना है, एग्जाम में उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। अच्छा भाई, एक माध्यिका का क्वेश्चन आपको हम बता चुके हैं ऑलरेडी ऊपर ही कि पहले संख्या को बढ़ते क्रम में लिखिए, फिर जो बीच वाला संख्या होगा भाई क्या करना है आपको, उसी को चुन लेना है माध्यिका के रूप में। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है क्वेश्चन नंबर 49 का, क्योंकि हुबहू सेम क्वेश्चन ऊपर आपको ऑलरेडी हम करा चुके हैं। तो एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में भाई जरूर से बताना है। इससे आपका भी बुद्धि थोड़ा सा बहुत विकसित होगा, तो भाई कमेंट अवश्य करें, ठीक है। आज का जो भाई आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, एकदम लास्ट क्वेश्चन है। आपको कहा गया है कि भाई के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 3 होगा, ठीक है, और यहाँ पर 5x + ky बराबर आपको क्या करना है, संपाती होगा। भाई देखो, रेखाएं संपाती भी होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी भी होती है, और रेखाएं जो आपकी होती है वो समानांतर भी होती है। इस तीनों का केस भाई होता है। क्योंकि यहाँ पर आपको संपाती पूछा गया है, तो भाई आपको पता करना है कि भाई कैसे संपाती होगा। तो भाई देखो, हम उम्मीद करके चलते हैं कि भाई आपको ये पता होगा कि ये समानांतर संपाती कैसे इसको निकाला जाता है। भाई मैं आपको बताता हूँ, सुनना। यहाँ पर भी संख्या, यहाँ पर भी है, ठीक है, इसका जोड़ी इसके साथ, इसका जोड़ी इसके साथ, इसका जोड़ी बनता है इसके साथ, ठीक है। अच्छा तो सुनना, जैसे पहले हम लिखते हैं a1/a2, इसका जो फॉर्मूला, इसको हम कहते हैं a1, इसको हम कहते हैं a2। तो a1 का मान यहाँ पर कितना छुपा रहता है 1, a2 का मान कितना है यहाँ पर 5, ठीक है। तो भाई देखो, बहुत सारे बच्चे लिखेंगे यहाँ पर मान a1 a2, भाई इसको नहीं लिखना, सीधा उड़ाओ, सीधा बनाओ। a1 है, a1 का मान कितना है 1, a2 का मान कितना है 5। चलो बराबर का साइन दे दो, चलते दिखते हैं बराबर देके, ठीक है। बराबर की जगह पर क्या है b1 का मान कितना है, b1 का मान 2 है। तो भाई b1 b2 नहीं लिखेंगे, सीधा बनाएंगे b1, क्योंकि इससे टाइम आपका बचेगा भाई, ठीक है। तो b1 हो गया। अब b2 का मान, तो भाई b2 का मान ही तो आपको बताना है, k का मान। अच्छा, पर आपको इसका मान बताना है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके बाद फिर आपको यहाँ पर आप देखना है c1 c2 का मान आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। देखो भाई, सिंपल सा रूल है कि अगर रेखाएं संपाती है या नहीं है, तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल होता है। देखो मैं इसको पहले एक काम करता हूँ, फार्मूला लिख के ही बता देता हूँ, नहीं तो बहुत बच्चों को फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसको करते हैं। जैसे देखो, रूल इसका होता है a1/a2। एक मिनट, ठीक से नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा करते हैं हम सही। तो फार्मूला क्या होता है भाई, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों अगर बराबर है तब जाके आपका ये होगा समांतर, नहीं तो नहीं होगा। चलो भाई देखते हैं। a1 का मान कितना है, चूंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक छुपा रहा था, तो लिखेंगे 1। a2 का मान चूंकि यहाँ पर आपका 5 है, तो 5 बराबर है, तो भाई बराबर कर देते हैं। b1 का मान चूंकि आपको दिख रहा है ऊपर 2 है, और b2 का मान यहाँ पर चूंकि k तो कुछ नहीं है, तो इसको छोड़ दो आगे। और भाई अब आगे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको किसका मान निकालना है, आपको के का मान निकालना है। तो भाई आगे बराबर करके हम क्या करेंगे, हमको के का मान ही पता करना है। तो भाई आप एक रूल जानते हैं कि के का मान हम कैसे निकालेंगे। तो जब भी आपके सामने हुबहू इस तरह का कंडीशन आता है, क्योंकि अभी आप 10th के बच्चे हैं, तो भाई हम उम्मीद करके चलते हैं कि आपको ये तो पता होगा कि तिरछा तिरछी गुना करके हम के का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे के और 1 में हम गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा के, ठीक है। 5 का 2 में हम गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 10, यानी के का मान यहाँ पर आपका आ चुका है 10। तो ऑप्शन नंबर जो बी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई इसी के साथ आज का आपका ये जो आज का जो भाई हमारा टारगेट था 50 क्वेश्चन का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, और एग्जाम हॉल में किस तरह से सॉल्व करना है, उस पूरे अप्रोच को आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है, ठीक है भाई। तो अभी तक आपने वीडियो को भाई लाइक नहीं किया तो भाई लाइक ज़रूर से कीजिए। जितनी भी क्वेश्चन छोड़े गए उसका अवश्य आप कमेंट में उसका जवाब जरूर से दीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत हो कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो भाई सब्सक्राइब भी अवश्य ज़रूर से कर दे भाई, ठीक है। तो भाई मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ भाई, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और तैयारी जोरदार तरीके से करते रहिए।